दोस्तों, अगर कोई लड़की सुबह अपने घर से नौकरी के लिए निकले और 5 दिन वापस न आए, लेकिन उसे ये तक याद न हो कि वो कौन है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुई इस घटना ने पुलिस तक को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है 24 साल की पूजा की, जो अपने बूढ़े माता पिता की इकलौती बेटी थी। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। पूजा एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही थी। उस दिन घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था, बेटा जल्दी वापस आ जाना, तेरे लिए मैं खीर बनाऊंगी। पूजा मुस्कुराते हुए घर से निकल गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। शाम हो गई, लेकिन पूजा वापस नहीं लौटी। फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार ने पहले रिश्तेदारों के यहाँ खोजा, फिर दोस्तों के यहाँ, लेकिन पूजा का कोई पता नहीं चला। अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस तलाश कर रही थी कि 5वें दिन सुबह पूजा खुद घर पहुंच गई, लेकिन उसे देखकर उसकी मां की चीख निकल गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचे थी और आंखें बिल्कुल खाली थीं। मां ने दौड़कर पूछा, बेटी कहाँ थी तू? लेकिन पूजा सिर्फ एक सवाल बार बार पूछ रही थी, मैं कौन हूँ? घर वालों को लगा सदमे की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने बताया उसकी याददाश्त खत्म हो गई है। उसे पिछले 5 दिन बिल्कुल याद नहीं है। पुलिस ने जांच शुरू की। उसी दौरान शहर के बाहर एक सुनसान खेत में एक युवती की लाश मिलती है। लड़की की उम्र भी लगभग पूजा जितनी थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को पता चला कि उस युवती को भी वही दवा दी गई थी जो पूजा के शरीर में मिली थी। मतलब दोनों केस जुड़े हुए थे। अगर दोनों के साथ एक ही गैंग ने वारदात की, तो एक लड़की को जिंदा क्यों छोड़ा और दूसरी को क्यों मार दिया? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी तक सन्न रह गए। क्योंकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई गुंडा या अपराधी नहीं, बल्कि शहर का एक सम्मानित समाजसेवी था, जिसे लोग भगवान का रूप मानते थे। लेकिन उसके बंगले के तहखाने में मासूम लड़कियों की जिंदगी नीलाम की जाती थी। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसे अपराध का खुलासा जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, जब पुलिस को यह पता चला कि पूजा और खेत में मिली अज्ञात लड़की के शरीर में एक ही तरह की दवा मिली थी, तो मामला अब साधारण गुमशुदगी या हत्या का नहीं रह गया था। सीनियर इंस्पेक्टर अरविंद चौहान ने अपनी टीम को बुलाया और टेबल पर दोनों फाइलें रखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ 2 लड़कियों का मामला है। कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल चल रहा है, और अगर हमने जल्दी सच नहीं निकाला तो हो सकता है अगली शिकार कोई और लड़की हो। पूजा उधर अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर लगातार उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5 दिनों का पूरा हिस्सा जैसे उसके दिमाग से मिट चुका था। उसे सिर्फ कुछ धुंधली तस्वीरें याद आती थीं। एक सफ़ेद रंग की बड़ी इमारत, लाल रंग का दरवाज़ा और किसी आदमी की भारी आवाज़। इधर पुलिस ने खेत में मिली युवती की पहचान शुरू की। 2 दिन बाद पता चला कि उसका नाम नेहा था और पड़ोसी जिले की रहने वाली थी, और 3 दिन पहले लापता हुई थी। जब पुलिस ने नेहा के परिवार से पूछताछ की तो पता चला कि वह भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी। यह सुनकर इंस्पेक्टर चौहान की आंखें सिकुड़ गई। दोनों लड़कियां नौकरी के बहाने घर से निकलीं, दोनों गायब हुईं, दोनों को एक ही ड्रग दिया गया। इसका मतलब कोई लड़कियों को टारगेट कर रहा है। अब पुलिस ने पिछले 6 महीनों के मिसिंग केस खंगालने शुरू किए। रिकॉर्ड देखकर सबके होश उड़ गए। पिछले 8 महीनों में 11 जवान लड़कियां इसी तरह गायब हुई थीं। कुछ वापस आ तो गई थी, लेकिन उन्हें भी कुछ याद नहीं था, और कुछ का आज तक कोई पता नहीं चल पाया था। अब यह साफ था कि कोई संगठित गिरोह काम कर रहा था, लेकिन वह कौन था और लड़कियों को कहां ले जाया जाता था? जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। गायब हुई लगभग हर लड़की के मोबाइल में एक ही नंबर से कॉल आया था। वह नंबर खुद को रोजगार सहायता केंद्र बताता था। लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया जाता, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता और उसके बाद वे गायब हो जाती थी। पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन निकाली, लेकिन हर नंबर बार बार अलग अलग जगहों से एक्टिव होता था, जैसे कोई बहुत शातिर इंसान अपनी पहचान छिपा रहा हो। उधर पूजा की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। एक दिन अचानक वह अस्पताल के बिस्तर पर बैठी बैठी जोर से चीख पड़ती है। डॉक्टर और पुलिस वाले दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसने पूजा से पूछा, क्या हुआ पूजा? तो पूजा ने कांपते हुए बस इतना ही बता पाई कि बड़ा सा कमरा है, एक आदमी है जो हाथ में सोने का कड़ा पहने हुए है, और एक आदमी बार बार कह रहा था यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। बस यही एक सुराग था, लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि यही छोटा सा सुराग उन्हें सीधे अपराधियों तक पहुंचाने वाला है। उसी रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली लड़की बुरी तरह डरी हुई थी। उसने कहा, सर मुझे लगता है कि अगली बारी मेरी है। पुलिस को अपना परिचय दिया। उसने बताया, मेरा नाम राधिका है, मुझे भी उसी रोजगार केंद्र से इंटरव्यू के लिए कॉल आया है।
इंस्पेक्टर चौहान तुरंत सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि शायद पहली बार अपराधियों तक पहुंचने का मौका मिला है। उन्होंने फैसला किया कि राधिका इंटरव्यू के लिए जाएगी, लेकिन इस बार उसके साथ पुलिस भी होगी, क्योंकि शिकारी को यह नहीं पता था कि जिस शिकार को वह फंसाने जा रहा है, दरअसल वह पुलिस का बिछाया हुआ जाल था। दोस्तों, अब पुलिस के पास पहली बार अपराधियों तक पहुंचने का मौका था। अगली सुबह राधिका उसी पते पर पहुंचती है जहां उसे इंटरव्यू के लिए भेजा गया था। वह शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग थी। बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था श्री रोजगार सेवा केंद्र। पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर चौहान जानते थे कि बड़े अपराध अक्सर सामान्य चेहरों के पीछे ही छिपे होते हैं। राधिका के कपड़ों में एक छोटा सा कैमरा और ऑडियो ट्रांसमीटर लगाया गया। बिल्डिंग के बाहर सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। राधिका अंदर चली गई। रिसेप्शन पर बैठी एक महिला मुस्कुराकर बोली, इंटरव्यू के लिए आई हो क्या? राधिका ने हाँ में सर हिलाया। तब तक एक आदमी वहां आया। उसकी उम्र लगभग 50 साल की रही होगी। साफ सुथरे कपड़े, महंगी घड़ी और हाथ में सोने का मोटा कड़ा। इंस्पेक्टर चौहान की आंखें फैल गई। उन्हें तुरंत पूजा की बात याद आई। क्या यही आदमी था? वह आदमी राधिका को ऊपर तीसरी मंजिल पर ले गया। कमरे में पहुंचते ही उसने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत बेटी, बस कुछ औपचारिकताएं हैं। राधिका ने कमरे पर नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान दिख रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक मेज पर रखी पानी की बोतल पर पड़ी। उसे अचानक पूजा की मेडिकल रिपोर्ट याद आई, वही रहस्यमयी ड्रग जो पीड़िताओं के शरीर में मिला था। राधिका ने पानी पीने का नाटक किया, लेकिन बोतल को होठों तक ले जाकर वापस कर दिया। कुछ देर बाद उस आदमी के चेहरे का भाव बदल गया। उसे समझ आ गया कि लड़की ने पानी पिया ही नहीं। वह मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट खतरनाक थी। तभी इंस्पेक्टर को कैमरे में दिखा, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया और अगले ही पल 2 और आदमी कमरे में दाखिल हुए। लेकिन इससे पहले कि पुलिस ऊपर पहुंचती, अपराधियों को शक हो चुका था। उन्होंने पीछे का गुप्त दरवाजा खोल दिया और भागने लगे। पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। कुछ मिनट बाद पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन सोने का कड़ा पहनने वाला मुख्य आरोपी भाग निकला। पकड़े गए लोगों से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में तीनों चुप रहे, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो एक आरोपी टूट गया। उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए। असल में यह कोई साधारण गैंग नहीं था, यह एक पूरा नेटवर्क था जो नौकरी, मॉडलिंग और ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियों को फंसाता था। फिर उन्हें नशीला पदार्थ देकर कैद रखा जाता था। कुछ दिनों तक उनका शोषण किया जाता और बाद में उन्हें ऐसी हालत में छोड़ दिया जाता कि उन्हें कुछ याद ही न रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, नेहा की हत्या क्यों हुई थी? जब पुलिस ने यह पूछा तो आरोपी की आंखें झुक गई। उसने कहा, नेहा ने उसे पहचान लिया था। आरोपी ने कांपते हुए नाम लिया और वह नाम सुनकर इंस्पेक्टर चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई अपराधी नहीं बल्कि शहर का बेहद सम्मानित समाजसेवी था। एक ऐसा आदमी जो हर साल अनाथालयों को दान देता था, स्कूल बनवाता था और मंचों पर महिलाओं की सुरक्षा पर भाषण देता था। और लोग उसे भगवान जैसा मानते थे, पूजते थे, लेकिन असलियत उसके चेहरे से बिल्कुल उलट थी। अब पुलिस को सिर्फ एक काम करना था, उस नकाबपोश को गिरफ्तार करना था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आरोपी तक पहुंचने से पहले एक और खून होने वाला है, और इस बार निशाने पर खुद राधिका थी। जब पुलिस को पता चला कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड शहर का एक नामी समाजसेवी है, तो पूरा मामला और भी संवेदनशील हो गया, क्योंकि उस आदमी का रसूख इतना बड़ा था कि बड़े बड़े अधिकारी और नेता तक उससे जुड़े हुए थे। अगर बिना पक्के सबूत के गिरफ्तारी होती है तो पूरा केस अदालत में कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए इंस्पेक्टर चौहान ने फैसला लिया कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश न रहे। उधर गिरोह का सरगना भी समझ चुका था कि पुलिस उसके बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। उसने अपने खास आदमी को फ़ोन किया और बोला कि कोई सबूत मत छोड़ना और राधिका को भी मार दो। उस रात राधिका अपने घर में थी। पुलिस ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन अपराधी भी बेहद शातिर थे। रात करीब 11 बजे नकली पुलिस बनकर राधिका के घर पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तभी राधिका के पिता बाहर आते हैं और उनसे नकली पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम को बयान के लिए ले जाना है। तभी असली पुलिस टीम वहां पहुंच गई। नकली पुलिस वालों ने खुद को घिरा हुआ देखा तो फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में 2 अपराधी पकड़े गए, जबकि एक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। अगले दिन पूजा को अचानक कुछ याद आया। वह अस्पताल में बैठी थी, तभी उसकी नज़र टीवी के एक कार्यक्रम पर पड़ती है। कार्यक्रम में वह समाजसेवी मंच पर भाषण दे रहा था। उसे देखते ही पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। इंस्पेक्टर चौहान तुरंत उसके पास पहुंचे और पूछे, क्या हुआ बेटा? तो पूजा कांपती हुई उंगली स्क्रीन की ओर उठाकर बोली, यही है। यही आदमी उस कमरे में आता था जब पुलिस के पास पहली बार एक प्रत्यक्ष पहचान थी। लेकिन अभी भी अदालत के लिए यह काफ़ी नहीं था। उन्हें ठोस सबूत चाहिए था। उसी शाम एक और बड़ा सुराग मिला।
गिरफ्तार किए गए अपराधियों में से एक ने बताया कि बंगले के तहखाने में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रखी जाती है। सारी रिकॉर्डिंग एक गुप्त सर्वर में सेव होती थी। अगर वह सर्वर मिल जाता तो पूरा नेटवर्क खत्म हो सकता था। पुलिस ने उसी रात छापा मारने का फैसला लिया। रात 2 बजे पुलिस की कई टीमें समाजसेवी के फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर जानते थे कि अंदर बैठे लोग खतरनाक हैं। पुलिस अंदर घुस गई, कमरे दर कमरे तलाशी शुरू हुई, लेकिन मुख्य आरोपी कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन फर्श के नीचे एक गुप्त दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खुला और नीचे एक बड़ा तहखाना दिखाई दिया, वही तहखाना जिसका जिक्र पीड़ित लड़कियां बार बार कर रही थीं। अंदर का दृश्य देखकर सभी पुलिसकर्मी सन्न रह गए। कई छोटे छोटे कमरे, लोहे के दरवाजे, नशीली दवाओं के इंजेक्शन और दीवारों पर लगे कैमरे। यह कोई कमरा नहीं था, यह मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का कारखाना था। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है। एक जवान जमीन पर गिर पड़ा। सबने मुड़कर देखा। मुख्य आरोपी हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। कुछ सेकंड तक दोनों आमने सामने खड़े रहे, फिर आरोपी भागने लगा। पुलिस भी उसके पीछे दौड़ी। तहखाने से निकलकर वह फार्म हाउस की छत तक पहुंच गया। चारों तरफ पुलिस थी, अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उसने एक ऐसी बात कही जिससे इंस्पेक्टर चौहान भी कुछ पल के लिए चौंक गए। उसने कहा, नेहा को मेरे लोग नहीं मारे। यह सुनते ही मामला एक बार फिर उलझ गया, क्योंकि अगर नेहा की हत्या उसके लोग नहीं किए तो फिर किसने किया। दोस्तों, मुख्य आरोपी की बात सुनकर इंस्पेक्टर चौहान कुछ पल के लिए रुक गए। अब तक जो तस्वीर सामने थी उसके अनुसार यही गिरोह नेहा और पूजा दोनों का जिम्मेदार लग रहा था। लेकिन अगर नेहा का हत्यारा कोई और था तो मामला पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि इसका मतलब था एक अपराध के पीछे दूसरा अपराध छिपा हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फार्म हाउस से बरामद सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, ड्रग्स रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए गए। पूरे गिरोह के खिलाफ मजबूत सबूत मिल चुके थे, लेकिन इंस्पेक्टर चौहान का ध्यान अब सिर्फ एक सवाल पर था, नेहा को आखिर किसने मारा। अगले दिन सीसीटीवी के फुटेज में एक आदमी दिखा जिसे नेहा ने उसे विक्रम भैया के नाम से संबोधित कर रही है। पुलिस ने जब विक्रम के बारे में पता किया तो पता चला विक्रम नेहा का चचेरा भाई है। उसे गिरफ्तार करके पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी तो पता चला उस गिरोह को सूचना देता था कि कौन सी लड़की जॉब ढूंढ रही है, किसे नौकरी की आवश्यकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी बहन इस जाल में फंस जाएगी। जब पूछताछ आगे बढ़ी तो उसने बताया कि जब मैं तहखाने में गया तो नेहा को देखा। मुझे लगा कि नेहा हमारी पोल खोल देगी तो उसे मार डाला ताकि राज न खुल सके, और कहकर रोने लगा। दोस्तों, आदमी अक्सर लालच, झूठे वादों और भरोसे का फ़ायदा उठाकर हमला करता है। इसलिए किसी भी अनजान नौकरी, कॉल या ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि कई बार खतरा वहाँ नहीं होता जहाँ हम देखते हैं।